Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. दिल्ली का इतिहास कहानी है उन मुसलमान सुल्तानों की जिनके साथ आई वास्तुकला यहाँ के घर मस्जिद में आज भी बसती है। ये कहानी है उस सूफी फकीर की जिसके नूर की लौ उसकी दरगाह पे आज भी जलती है। ये दास्तां है उन फारसी व्यापारियों की जो जरी के साथ अपनी फारसी ज़बां यहाँ के बाजारों में उधार दे गए, और ये कहानी है उन अंग्रेजी साहब की जो हमें अपनी तहजीब सिखा गए। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली की दौलत और शोहरत लूटी। महीनों तक हर कूचे से रिसी और गली से रोई दिल्ली, पर एक चीज जो नादिर शाह भी लूट न सका वो था यहां के खाने का स्वाद। दिल्ली का ये आधुनिक चेहरा बसा है 7 शहरों की परत दर परत लिपाई पे, और कभी दिल्ली के चेहरे की मुस्कान रहा ये चांदनी चौक का बाजार आज झुर्रियों में बदल बयां है उस इतिहास का जिसे शायद दिल्ली खुद ही भुला बैठी है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली का जो नाम है वो है दिल्ली, जिसका मतलब है दहलीज। तो दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। दिल्ली का इतिहास हज़ारों साल पुराना है और दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी, और यहाँ के खाने पे इसका असर साफ नज़र आता है। यहाँ का खाना चौहानों का था, राजपूतों का था, जाटों गुजरों का था, और उसके बाद जब यहाँ सल्तनत शुरू हुई तो तुर्को अफ़गान खाना यहाँ आया। उसके बाद जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई तो फ़ारसी प्रभाव यहाँ के खाने पे देखने को मिला। यहाँ आके बसे पंजाब से खत्री, मथुरा से कायस्थ, उत्तर प्रदेश से बनिए और बामन, और एक तरह से मिली जुली संस्कृति यहाँ पनपी। तो दिल्ली के खाने पर हमेशा, अगर अंग्रेज़ी मुहावरे में कहें तो द एज ऑफ प्लेंटी, उसका कभी अंत नहीं हुआ है। खुशहाली हमेशा बरकरार रही है। 1000 साल से दिल्ली किसी न किसी बड़े साम्राज्य की राजधानी रही है। इसका फ़ायदा दिल्ली को ये हुआ है कि देश भर में और विदेशों से भी जो कुछ बेहतरीन चीज़ खाने की होती थी, पहनने की होती थी, वो शहनशाह के लिए, दरबारियों के लिए दिल्ली में पहुंचती थी, और यहाँ के बाज़ार में सब कुछ सुलभ होता था। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ने एक शेर कहा है, सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये बात जो हिंदुस्तान के लिए सही है, ये दिल्ली के लिए भी सही है। दिल्ली में अगर आप देखें तो आपको अलग अलग इलाकों में, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आके बसे हुए लोगों का खाना मिल जाता है, और वो इसलिए हैं कि वो लोग जो अपने अपने वतन छोड़ के आए हैं, वो यहाँ उनको वो खाना खा के उनकी जो अपनी वतन की याद है वो उससे किसी तरीके से जोड़ पाते हैं। देश भर में दिल्ली का खाना मशहूर है मसालेदार और चटपटा होने की वजह से, मगर इस तले हुए और मसालेदार खाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जमुना का पानी पीने के काबिल नहीं था कभी भी,
जब शाहजहां ने यहाँ पे राजधानी बनाई, उसका पर्सनल फिजिशियन बहुत नाराज था कि आपने शहर बना लिया, सबसे पूछ लिया, मुझसे पूछा ही नहीं। तो उसने कहा कि क्या हो गया? कहने लगे ये तो जमुना का पानी खराब है, तुम सब मर जाओगे, सब मुर्गों के पेड़ खराब हो जाएंगे, सब मर जाओगे। तो उसने कहा मैं क्या करूं, शहर तो बना लिया मैंने, अब मैं आई कांट डिजर्ट इट एंड गो बैक टू आगरा, क्या करें, कोई इलाज है, कोई ना कोई तो इलाज होगा। तो उसने कहा कि बहुत तेज मसाला खाना होगा, लेकिन तेज मसाला खाओगे तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, तो बहुत सारा घी इस्तेमाल करना पड़ेगा, चिकनाई, ताकि वो मिर्च के जो साइड इफेक्ट्स हैं स्पाइसेस के उसे काट सकें। फिर जो गोश्त खाने वाले थे उन्होंने बहुत सारा मसाला और बहुत सारा घी डालना शुरू किया, पर ये तो नॉन वेजिटेरियंस का हो गया, वेजिटेरियंस क्या करेंगे? तो उन्होंने चाट शुरू की, बहुत सारी मिर्च, बहुत सारी खटाई, बहुत सारे मसाले, वो वेजिटेरियन चीज़ और एक रेंज ऑफ वेजिटेरियन डिशेस डेवलप हुआ। तो ऐसे पैदा हुई दिल्ली की मशहूर चाट, जिसके कदरदार दूर दूर से यहाँ आते हैं इसका चस्का लेने। जो मार्केट्स हैं, जितने भी बड़े मार्केट होते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, जैसे ज्वेलर्स मार्केट है, तो आप जब जेवर खरीदने जा रहे हैं, अब वहाँ बैठ के आप जेवर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से लाल मोती निकाल दो या हरा लगा दो या पीला लगा दो, इसमें 2 फुंदने और लगा दो, ये उस काम में टाइम लगता था। आप ग्राहक बैठा हुआ है और काम हो रहा है तो वो बोर होता था, तो उसको एंटरटेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ ये खा के देखिए, ये खा के देखिए। इसलिए जितनी भी ज्वेलर्स मार्केट हैं उनमें आपको ये चाट बहुत मिलती है। आज भी शाहजहानाबाद के गली कूचों से गुजरें तो आप ललचा जाएंगे इस चाट की वैरायटी को देख के। और इन्हीं गलियों में टहलते हुए आपको मिलेंगे दिल्ली के खोमचे वाले, जो 17वीं सदी के अंत से यहाँ खाने का ऐसा सिलसिला जारी रखे हैं जो दिल्ली की गलियों की रूह बन गया है। दिल्ली की ज़िंदगी में दिल्ली की गलियों का बहुत अहम स्थान रहा हुआ है। एक शायर ज़ौक़ थे जिन्होंने कहा है कि कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो दिल्ली की गलियों में ही वो आकर्षण था, वो चुंबक था जो लोगों को खींच के लाता था दिल्ली और बनाए रखता था दिल्ली में तमाम तहल पहल उथल पुथल के बावजूद। और दिल्ली में एक खासियत ज़िंदगी में ये थी कि दिल्ली में लोग हवेलियों में रहते थे, गली कूचों में रहते थे, पर्दानशीन औरतें थीं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, छोटे बच्चे थे जिनके घर वाले चिंता करते थे कि बिगड़ न जाए गलत संगत में, गली मोहल्ले में, तो एक निगरानी भी उनकी रखी जाती थी। और इस माहौल में जो खाना लेकर बेचने वाले आते थे, कंधे पे खोमचा थामे, रेडियों वाले, ठेले वाले, और वो अंग्रेज़ी मुहावरे में इट वॉज लिटरली अ मूवेबल फीस्ट। और ये जो चाट बेचने वाले थे या कबाबिये थे, जो खोमचे वाले थे, मुझे लगता है कि दिल्ली के जायके को इन्होंने बहुत बुनियादी तरीके से प्रभावित किया है। आज भी बहस होती है, लगभग सरफुटौल हो जाती है, फौजदारी की नौबत आती है कि मियाँ दिल्ली की चाट बेहतर है कि बनारस की चाट बेहतर है, दिल्ली के कबाब बेहतर है कि मुंह में घुल जाने वाले गिलावट के लखनऊ के कबाब बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली के खाने की कहानियाँ हैं, जो फोकलोर फूडलोर दिल्ली का है, उसमें आज भी 100 साल बाद मसीता ज़िंदा है, घुम्मी कबाबिया ज़िंदा है, घंटे वाले की मिठाई बनाने वाला ज़िंदा है। और आज भी अगर आप सीताराम बाज़ार में जाएँ, खारी बावली में जाएँ, तो लोग हैं जो कहेंगे अरे आपने चाट खाई नहीं, हम खिलवाएं आपको, दिन में बैठिए हमारे साथ। जो मोड़ी बनाने वाला दोपहर को यहाँ आता है, वो आदमी एक बार आता है, ताज़ा बनाता है, नफासत से बनाता है और चला जाता है। ये परंपरा आज भी दिल्ली में ज़िंदा है। तो इस तरह से दिल्ली की ये गलियाँ और उन गलियों में एक चाट का चटोरापन और खाना, मुझे लगता है कि दिल्ली के सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। और इस चाट का चटोरापन आज भी बरकरार है। पुरानी दिल्ली के गोलगप्पे, जिसे असली दिल्ली वाले पतासे कहते हैं, इनका एक अलग ही स्वाद है, जिसमें इमली से बनी सोंठ का चटकारा और पुदीने के पानी का तीखापन है। और आपको ये जान ताज्जुब होगा कि इन गोलगप्पे या पतासों से मिलती जुलती छोटी पूरियां, जिन्हें फुल्कियां कहा जाता था, आज से कुछ 2000 साल पहले भी पाई जाती थी मौर्य साम्राज्य में। और आमतौर पे यही माना जाता है कि गोलगप्पों का विकास इन्हीं फुल्कियों से हुआ। और हर एक चाट के खोमचे पे इन पतासों के साथ मिलते हैं दही भल्ले, कलमी बड़े, आलू की कचौरी और चाट।
every city during the Mughal period had a Bawarchi Tola, and word traveled fast. You knew who were the best of each genre of cooking, and they would be called to the courtyard of your house and then make their speciality. और मिठाई वाले भी अपना खुमचा साथ लाते थे. Chaat was created in the 4 gates of the Turkman Gate, Delhi Gate, Ajmeri Gate, and so forth. And it went out to the whole country. And then suddenly everybody started claiming कि हमारा चाट वाला best. Nonsense. Every khumcha was a speciality in itself. और इन सब में एक खोमचा जो आपको हर चौराहे और बस स्टैंड के पास मिलेगा, वो है दिल्ली वालों का मशहूर नाश्ता बेड़मी आलू। ये बेड़मी दिखने में तो पूरी जैसी होती है, मगर इनके स्वाद और बनाने के तरीके में काफी फर्क होता है। बेड़मी है, पूरी नहीं है। पूरी तो मैदे की बोलते हैं, बेड़मी बोलते हैं इसको। ये मोटे आटे की बनती है, मोटे आटे की बनती है और इसमें पिट्ठी, उड़द की दाल की पिट्ठी है। इस बेड़मी की खासियत यह है, आप 4 खा लो आपको हजम भी हो जाएगी। ये मोटे आटे की होने की वजह से इसमें ना तो घी पीती है, चिकनी रहती है। साइड डिशेस देते हैं इसके साथ में, लौकी का अचार देते हैं, सीताफल का अचार, सीताफल की सब्जी देते हैं, मेथी दाने की चटनी देते हैं और खट्टे का चालू देते हैं। मेथी और कचालू की चटनी के साथ मिलने वाले चटपटे आलू खाने के बाद मीठा खाने का दिल तो जरूर कराएगा। और नसों की तरह पतली और पेचीदा इन गलियों में मीठे खाने की भरमार है। चाहे वो 200 साल पुराना घंटे वाला हलवाई हो, फतेहपुरी मस्जिद के पास मिलने वाले गुलाब जामुन और रबड़ी फालूदा, या शीशगंज गुरुद्वारे के नीचे मिलने वाली फ्रूट क्रीम। दिल्ली वाले मीठा उतने ही शौक से खाते हैं जितना कि चाट। दिल्ली के खानों के बारे में एक बड़ी मज़ेदार कहावत है कि एक बार एक मुसलमान भाई ने, मेहमान नवाज ने अपने बनिए मेहमान से पूछा कि भाई आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कुछ मिठाइयों का जिक्र किया। तो उसने, मुसलमान को थोड़ा गुस्सा आ गया मेज़बान को। उसने कहा मियाँ क्या बात करते हो, मांस बिना सब घास रसोई। तो जो उसके बनिया मेहमान थे वो बड़े वाकपटु थे, उन्होंने कहा क्या बात करते हैं मौलवी साहब आप भी, ये तो खांड बिना सबरान रसोई। तो दिल्ली के खानों में ये 2 चीज़ें हमें आज तक नज़र आती हैं। कुछ लोगों को कबाब पसंद है, कौरमे पसंद है, पसंद है, और कुछ लोगों का काम मिठाई के बिना नहीं चलता। तो मिठाई का दस्तूर रिवाज चला आता है मथुरा वृंदावन की भूमि से, जो रबड़ी की, दूध की, माखन मिश्री की जगह है। दिल्ली के साथ जो नाता जिसका बड़ा घनिष्ठ है। तो ये दोनों चीज़ें आज भी हमको दिल्ली को देखने को मिलती हैं, कबाबिये और हलवाई। दिवाली से होली तक जब दिल्ली में जाड़ा पड़ता है, उसमें यहाँ एक मीठी चाट ऐसी भी मिलती है जो आपको दुनिया में कहीं ना मिलेगी। और दिल्ली वाले इसे जानते हैं दौलत की चाट के नाम से, जिसे बनाने का नुस्खा काफी दिलचस्प है। ये चाट बनती है दूध, मलाई और खोए को मिला रात को छत पे छोड़ने से, जहां सर्दी की ओस इसे एक ऐसा हल्का और जालीदार रूप देती है कि ज़बान पर रखते ही दूध और चीनी के ये झाग मुंह में बिल्कुल घुल जाते हैं। आजादी से पहले दौलत नाम का एक शख्स इसे यहाँ बेचा करता था, और दिल्ली वालों ने उसी की याद में इसका नाम दौलत की चाट रख दिया। और जहां तक बात रही नाम रखने की, तो ये दिल्ली वालों की पुरानी आदत है। एक गली ऐसी भी है जिसके बारे में सारा देश जानता है। हर टूरिस्ट और फूड शो का पहला निशाना होती है दिल्ली की मशहूर पराठे वाली गली। इस गली की खास बात यह है कि यहाँ पर जो 5-7 पुश्तैनी दुकानें चली आ रही हैं, वहां तकरीबन 30 से 40 प्रकार के पराठों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप इस टिन बोर्ड पर लिखे मेन्यू को पढ़ें तो आप देखेंगे कि यहाँ पारंपरिक आलू, गोभी और मेथी के अलावा रबड़ी, पापड़, चीनी और परत का पराठा भी मिलता है। मेरे ग्रैंडफादर जो है 1872 में एमपी से, भिंड से यहाँ दिल्ली पहुँचे और उन्होंने ये पराठे का काम स्टार्ट किया। उस टाइम 12-13 दुकानें खोल दी थी पराठे की,
और इसका असली नाम दरीबा खुर्द है जगह का। तो गली पराठे वाली, जब हम लोगों ने पराठे की दुकानें खोल दी तो इसका नाम गली पराठे वाली पड़ गया। पहले जब स्टार्ट किया था तो 4 ही तरीके के पराठे मिलते थे, आलू का, दाल का, बेसन मेथी का, परत वाला। बेसन मेथी का पराठा लाल बहादुर शास्त्री को बहुत पसंद था, इसलिए शास्त्री पराठा भी नाम पड़ गया था उसका। और यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी तो मीटिंग्स अंदर होती थी, तो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो लोग सब यहीं आके मीटिंग्स करते थे। खाना हमारे जिम्मे था। एक मजे की बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि यहाँ के पराठे तवे पे सेके नहीं बल्कि देसी घी के साथ कढ़ाई में तले जाते हैं। शुरू से ही देसी घी में बनता है। कच्ची गोभी होती है, कच्चा करेला होता है, उसको घी में ही फ्राई किया जाता है, सेका जाएगा। पम्पकिन कहीं भी आपने होटल या रेस्टोरेंट कहीं नहीं खाया होगा, पराठे वाली गली में पराठे के साथ पम्पकिन मिलता है, और जो एक बार ही खा गया वो दोबारा जरूर आएगा खाने। मानना पड़ेगा कि 400 साल पुराने इस वॉल्ड सिटी की दीवारों में स्वाद की ऐसी महफिल सजती है कि किसी और शहर का इससे बराबरी करना मुश्किल है। ये दीवारें नहीं, पर्दे हैं जिनके भीतर झांक के देखें तो नजर आती है यहाँ के खाने की नजाकत। जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया तो उसकी कल्पना थी कि एक पूरे विश्व का सूक्ष्म रूप दिल्ली में हो, मगर इसमें 2 इलाके थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से सटा हुआ जो मुसलमानों की बस्ती थी, गली कबाबियान वगैरह, और चांदनी चौक में जो स्ट्रीट ऑफ सिल्वर स्मिथ कहलाती है, वो चौक ज़्यादा था, स्ट्रीट कम थी, जहाँ हिंदू बनिए और खत्री लोग बसते थे। तो ये 2 धाराएँ खाने की, ब्राह्मण कास्ट बनिए की, खत्री की, और दूसरी तरफ मुसलमानों की जिसमें तुर्को अफगान थे, मुग़ल थे, वो एक जगह मिलती थी। तो शाहजहानाबाद में ये संगम भी देखने की शुरुआत हमको मिलती है। दुर्भाग्य से वो एक ये छोटा चमकता सुनहरा जो मौका था, ये लम्हा बहुत देर तक रहा नहीं। औरंगजेब का झगड़ा अपने बाप से हुआ, उसने शाहजहां को कैद किया और वापस आगरा भेज दिया। ख़ुद वो दक्कन जीतने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की अगली आधा सदी दौलताबाद और दक्कन में बिताने में रह गया। तो दिल्ली उजड़ ही गई एक तरह से शाहजहानाबाद के बाद, और अंग्रेज़ों के वापस लौटने तक, जब तक यहाँ शाही राजधानी लौटी नहीं कलकत्ता से, ये फिर ठीक से बस नहीं पाई। मगर जो लोग कहते हैं वो उस मुहावरे में बड़ी जान है कि उजड़ गई तो फिर भी दिल्ली। कई लोग थे जो उजड़ने के बाद भी यहाँ बने रहे और दिल्ली की इस धरोहर को खाने की, पहनने की सहेज कर, संवार कर बचाए रख सके। दिल्ली के खाने और तहजीब को एक नया वजूद मिला जब सन 1639 में मुगलिया राजधानी आगरा से दिल्ली वापस लौटी, और इसी शाहजहानाबाद में सूरज उगने से इनकार कर देता था जब तलक फज्र की अजान यहाँ की गलियों में ना गूंजे और कोयले की मध्यम आंच पे भुनती निहारी की खुशबू यहाँ की हवा में ना घुले। रात भर कलई किए पीतल के बर्तन में पकी इस निहारी के स्वाद का ऐसा टोटका है कि इसको खा इत्मीनान की नींद आती है। और इस लजीज डिश का जन्म इन्हीं मटिया महल की खुशनुमा गलियों में हुआ, आज से कुछ 400 साल पहले। शाहजहानाबाद के बसने के बाद जहां हिंदुओं ने यमुना के पानी से बचाव के लिए चाट का इजाद किया, वहीं मुसलमानों ने शुरुआत की निहारी की, जो उन गरीब लोगों को ध्यान में रख के पकाई जाती थी जो घी खरीदने में असमर्थ थे। अब गरीब आदमी के लिए घी बहुत सारा इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, तो नहारी की रेसिपी इजाद हुई जिसमें द मीट गेट्स कुक्ड इन द एनिमल्स ओन फैट। उसमें ऊपर से बहुत ज़्यादा घी नहीं पड़ता है, एनिमल के फैट में ही वो पक जाता है। वो धीरे धीरे पकाते हैं, एक थिक ग्रूवल बन जाता है। वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मगर अगर ये मुल्ला जी जामा मस्जिद के पास रहते हों तो नमाज के बाद इन्हें निहारी खाने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। इतनी डिमांड होती है शबराती की निहारी की कि सिर्फ 1.5-2 घंटे में इनका पतीला खाली हो जाता है। और इस निहारी का स्वाद और भी निखर आता है अगर इसे यहाँ पे मिलने वाली खमीरी रोटी या रुमाली रोटी के साथ खाया जाए। मटिया महल की ये गलियां मक्का हैं खाने के शौकीन लोगों के लिए। और आज यहाँ सेवइयां, सीख कबाब, शामी कबाब,
और कई मिठाइयों का दरबार सजता है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और खोमचों में, जिनमें सबसे मशहूर है करीम्स, जिनके पूर्वज मुगलिया रसोइयों में खानसामे थे और सन 1913 से करीम्स दिल्ली के आम लोगों को मुगलिया खाना परोसते आ रहे हैं। एमएफ हुसैन से लेकर कई नामी नेता और फिल्म स्टार्स सबने सजदा किया है करीम्स की चौखट पे। और यहाँ मिलने वाली सबसे पसंदीदा और मशहूर डिश है मटन स्टू, जो इंग्लिश रेसिपी वेजिटेबल स्ट्यू का एंग्लो इंडियन भाई है। जो दिल्ली का पहला वो था रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलूनी, वो मुगलों की तरह या नवाबों की तरह रहा करता था। उसकी 13 पत्नियां थीं, सबकी सब हिंदुस्तानी। और वो जब शाम को घूमने निकलता था, उसके पीछे 13 पालकियों का जुलूस निकला करता था। और उसके घर में वो नाच की पार्टियां होती थीं और वो पहनता था चूड़ीदार पजामा, बड़ी सी रोब, और वो पेचवान हुक्का पिया करता था। और उसके घर में एक हिंदुस्तानी कुक था। अब जिस तरीके का खाना यहाँ पकता है उसके तसव्वुर नहीं है यूरोप में, क्योंकि हमारा तो सारा का सारा भुनाई होती है। तो उसने ये देखा कि वो सारी चीज़ें काट के पानी डाल के भर देते हैं, उसे ढक के रख देते हैं और वो उबलता रहता है। उसके बाद उसे निकाला, उस पर नमक काली मिर्च छिड़की, नींबू निचोड़ा, खा लिया। इसको वो स्टू कहते हैं। अब वो दिल्ली में पकता है स्टू के नाम से। उसका प्रिंसिपल वही है। हमने उसके अंदर बहुत सारा घी मिला दिया है, बहुत सारे मसाले मिला दिए हैं, लेकिन गोश्त होता है तो 1 किलो गोश्त में 400 ग्राम प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो दही, साबुत सारे गरम मसाले, कटी हुई अदरक, लहसुन डाला, ढक के बंद कर दिया और रख दिया। और 4 घंटे पकता रहता है। ढेर सारा घी डाल दिया, निकाला और सर्व कर दी। और इस स्टू के साथ जो रोटी जाती है वो है जामा मस्जिद के पास बनने वाली खास खमीरी रोटी। लार्ज रेंज है रोटियों का जो तंदूर में बनती है। जो आपको नई दिल्ली में जो तंदूरी रोटी मिलती है ढाबों के ऊपर या होटल के अंदर, वो उस आटे में खमीर नहीं होता, नॉन लेवेंड आटा होता है। आटा गूंदा, उसकी रोटी बना दी। पुरानी दिल्ली में बनती है खमीरी आटे की रोटी, वो फूल जाता है और थोड़ी हल्की सी खट्टी होती है वो। तो तंदूर की सारी रोटी तंदूर में जो पकती है उसमें खमीर होता है। यीस्ट यानी खमीर उठाने की विधि का सबूत मिस्र में आज से 4000 साल पहले मिलता है। और ये खमीरी रोटी भारत पहुंची करीब 13वीं सदी में सेंट्रल एशिया से आए लोगों के साथ। एक रोटी जिसका आटा दूध में गूंदा जाता है तो वो दूध की रोटी कहलाती है, वो बहुत सॉफ्ट रहती है। उसके बाद एक पूरी कैटेगरी है रोटियों की जिसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, ये मिलाया जाता है। इनके प्रोपोर्शंस अलग अलग होते हैं। तो उससे बाकरखानी बनती है, उससे शीरमाल बनती है, उससे कुलचा बनता है। इन मीठी दूध और घी से बनी रोटियों को सादा ही खाया जाता है। इन्हें गोश्त के साथ खाने की गुस्ताखी ना कीजिएगा आप। When you eat meat, you never eat a paratha with it. You always eat roti, tandoori roti maybe. But you never ate a paratha because और रोगन तो निकलता ही था मीट की डिश से. So that double whammy of butter and ghee would have knocked you out. दिल्ली के मुगलिया खाने के इस लश्कर को बेशकीमती मसालों का असला बारूद मिलता है खारी बावली से, जो एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। इस बावली की स्थापना की शेर शाह सूरी के बेटे ने सन 1551 में, और शाहजहानाबाद के बसते बसते यहाँ मसाले के व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये बावली लाहौरी गेट के काफी करीब थी, जहाँ से लाहौर और अफगानिस्तान से आए व्यापारी दिल्ली में घुसते थे। आज भी इन पुश्तैनी दुकानों को 10वीं और 11वीं पीढ़ी के दुकानदार चलाते आ रहे हैं। दिल्ली शहर का एक हिस्सा है खारी बावली का, जिसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे बड़ी मंडी है एशिया की खाने पीने की चीज़ों की। यहाँ मसाले मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बेशकीमती बासमती चावल मिलता है, गेहूँ, चना, दाल, तिलहन, जो आप चाहें वो माल यहाँ मुहैया है। तो दिल्ली वालों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। अपने खाने की जिस खास व्यंजन में
वो जो चीज़ डालना चाहते हैं वो उन्हें हमेशा सदियों से सुलभ रही है। तो वो छेल छड़ीला हो, वो पत्थर फूल हो, वो कोई जरांकुश हो, वो कोई कबाब चीनी हो, कोई नया मसाला हो, वो सोने चांदी का वर्क हो, खारी बावली में सब कुछ उन्हें मिलता रहा है। और शाहजहानाबाद के बसने से पहले भी दिल्ली के खाने से जुड़ी कई कहानियां हैं। दिल्ली की दास्तान अपने आप में एक महाकाव्य से कम नहीं है और मुगलों के यहाँ बसने से पहले भी कई राजा, सुल्तान और साम्राज्य यहाँ पनपे और खाक हुए। दिल्ली जो है वो सल्तनत के ज़माने से या मुग़ल साम्राज्य के ज़माने से उसकी एक अपनी शख्सियत रही है। उसका जो खाना है उसको आप कह सकते हैं तुर्को अफ़गान खाना उसमें है। यहाँ के जो पुराने चौहान, जाट, गुजर, राजपूत थे उनका खाना है। यहाँ आके जो बसे लोग थे वो पंजाबी खत्री थे, कायस थे, मथुरा से आके बसे थे, पंजाब से आके बसे थे, उनका खाना है। मगर जहाँ तक आम आदमी का सवाल है उसके मन में यादें धुंधलाती और ताज़ा मिथकों की हैं, पुराणों की हैं, लोक कथाओं की हैं, किंवदंतियों की हैं। इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर था जिसका जिक्र मिलता है महाभारत में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बस्ती जहाँ आज पुराने किले के खंडर खड़े हैं कभी वहाँ थी। और मज़ेदार बात यह है कि जब यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ पॉटेड ग्रे पॉटरी मिली है, पेंटेड इस तरह की, जो 3-4 हज़ार साल पहले ईसा के जन्म के यहाँ बस्ती होने का प्रमाण है। अर्थात महाभारत का इंद्रप्रस्थ वास्तव में कहीं था। तो इस तरह दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। और इसी खुदाई से हमें पता चलता है कि इंद्रप्रस्थ में जो लोग बसते थे वो बेर और खजूर खाते थे, आज से कुछ 5000 साल पहले। और जहां तक बात रही अनाज की, तो गेहूं और ज्वार यहां काफी प्रचलित था, जिन्हें कई किस्म की दालें जैसे मूंग, उड़द और चने के साथ खाया जाता था। और उस समय मांसाहारी खाने पे भी कोई पाबंदी नहीं थी। कई प्रकार के मांस जैसे बकरी, मवेशी और तीतर बटेर इस समय खाए जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग डिस्टिलेशन की विधि से भी वाकिफ थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुरा नाम की शराब मिलती थी। उसके बाद कई हज़ार साल बीतते हैं और लगभग 1000 ईस्वी में यहाँ तोमर चाहवानों का राज्य था। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी यहाँ के साथ जुड़ी हुई है। उनको तराइन के युद्ध में हराया तुर्को अफगान ने, और उसके बाद दिल्ली में सुल्तनत का काल शुरू हुआ। और एक दूसरे तरह का प्रभाव दिल्ली के खाने, पहनने, बोले, तहजीब पे आया जो तुर्को अफगानों का था। दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम तहजीब का प्रभाव हिंदुस्तान की जमीन पर पड़ा, जिसने अपनी छाप छोड़ी यहाँ के खाने पे। खाने को भूनना यानी पिट रोस्टिंग का तरीका हिंदुस्तान पहुंचा सेंट्रल एशिया से आए मुसलमानों के साथ। और मशहूर ट्रैवलर इब्न बतूता ने भी दिल्ली सल्तनत के खाने के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। उस समय दिल्ली में चावल को 50 से 90 साल तक किले की दीवारों के बीच रखा जाता था खाने से पहले। इससे चावल का रंग काला जरूर पड़ता था, मगर उसका जायका थोड़ा बढ़ जाता था। साथ ही जिक्र मिलता है फुक्का नाम की एक बियर का, जो बारले यानी जौ से बनती थी। और जिक्र मिलता है कई प्राइवेट और पब्लिक डिनर्स का, जहां मटन, तीतर, बटेर, बिरयानी, नान, समोसा, पान और गुड़ खाया जाता था। दिल्ली वालों की बात करें तो घी और मीठे का परहेज करना तो इनकी फितरत में ही नहीं है। जौहरियों के बाजार दरीबा कलां की आखिरी दुकान पे मिलते हैं मन ललचा लेने वाले देसी घी में तले समोसे और जलेबी। गर्मा गर्म चाय के साथ जाने वाला यह समोसा असल में दिल्ली की ही इजाद है। 14वीं सदी में आमिर खुसरो भी मीट, घी और प्याज से भरे समोसे का जिक्र करते हैं, जो यहाँ की गलियों में बनता था। और आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। हिंदुओं ने समोसे में मीट की जगह आलू ठूसना शुरू किया, मगर भाई ये आलू तो खुद 300 साल पहले यहाँ आया है और एक बेशरम मेहमान की तरह तब से समोसे में बैठा रहता है। और जहां तक बात रही जलेबी की, तो इसके यहाँ आने की कहानी भी इसी की तरह पेचीदा भूल भुलैया जैसी है। दक्षिण भारत में जहां ये बनती है उड़द दाल और चावल के पेस्ट से, वहीं उत्तरी भारत में
इसे मैदे और बेसन के घोल से बनाया जाता है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। पंद्रहवीं और 16वीं सदी की कई पुस्तकों और ग्रंथों में जलेबी का जिक्र मिलता है, मगर माना यह जाता है कि जलेबी भारत पहुंची आज से कुछ 1000 साल पहले अरबी मुल्कों से, जहां इसे जलेबिया के नाम से जानते हैं। अब इस जलेबी का घर चाहे कहीं भी हो, पर एक बात तो तय है, इस जलेबी की चाशनी से जो मिठास रिश्ती है उससे पूरा भारत बंधा रहता है। आज भी दिल्ली सल्तनत का जीता जागता रूप देखने को मिलता है निजामुद्दीन में। मैं जो पी के पास गई। कभी इस जगह से गुजर के तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। ये बात जितनी लागू होती है बस्ती निजामुद्दीन पर, वो शायद दिल्ली के किसी और हिस्से पे लागू नहीं होती। जहाँ मज़ार है चिराग दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, और मुझे लगता है जिस जगह के बारे में कभी मशहूर था कि किस बात की कमी है ख्वाजा तेरी गली में, यहाँ वो दस्तरखान बिछता था सूफ़ी पीर का, जो होड़ लेता था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दस्तरखान से। और आज भी इस जगह के माहौल में ज़िंदा है वो रूहानी ताकत, वो चुंबकीय खिंचाव जो आपको बार बार बांध के लाता है बस्ती निज़ामुद्दीन में, और जो यहाँ आता है वो मायूस नहीं लौटता। निज़ामुद्दीन हर दिन जो कुछ आता था उसको बांट दिया करते थे, और ये रिकॉर्डेड है कि हर तीसरे दिन जो कुछ पैसा अनाज हुआ करता था वो सब बांट देते थे, वो गोदाम खाली कर लेते थे, और फिर अगले दिन से फिर आना शुरू होता था। वहां पे 24 घंटे लंगर चलता था, जो भी आए बैठे खाना खा ले। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद में जिस मजे का कौरमा या बिरयानी पकता है वो निज़ामुद्दीन में नहीं पकता। निज़ामुद्दीन में जो बिरयानी पकती है वो एक बिल्कुल अलग पर्पस के लिए पकती है। लोग दरगाह पे जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए उनको खिलाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो शुरू में वहाँ खाना शुरू हुआ वो था जो खैरात में बटा करता था, गोश्त का सालन था, चावल थे वगैरह। जाहिर है जो खाना फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्यूजीन नहीं होती है, वो खाना है जो लार्ज क्वांटिटीज में पकता है, वो गरीब लोगों को खिलाया जाता है। और क्यूजीन एसेंशियली एक पूरा सिस्टम है खाने का, क्योंकि क्यूजीन का डेवलपमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक फ्यूडल प्रैक्टिस है, क्योंकि हज़ारों किसान हैं जो आपके लगे हुए हैं और अपनी कमर तोड़ रहे हैं, और उनके टैक्स से आप बैठे हुए राज कर रहे हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है। तो आपने अपना जो फेवरेट कुक है उसे बुलाया, कहने लगे देखो मियाँ ऐसा करना है कि इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के देखना क्या होता है। फिर कहने लगे नहीं ऐसा नहीं, ज़ाफ़रान अगली बार पकाएंगे तो इसमें छोटी इलायची ज़्यादा डालेंगे। ये जो फाइन ट्यूनिंग होती है, दिस वॉज पॉसिबल ओनली इन फ्यूडल टाइम्स। औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत के साथ साथ दिल्ली के खाने का नूर भी बुझने लगा। मगर जब एक बड़ा कांच टूटता है तो कई छोटे छोटे कांच बिखर आते हैं। इसी तरह मुगलों के पतन से जन्म हुआ अवधी, निजामी और रामपुरी कुजीन्स का, जो मुगलिया खाने का अक्स थी। और रामपुर के नवाबों ने दिल्ली से उखड़े कलाकारों और बावर्चियों को पनाह और नवाजिश दी अपनी रियासत में। रामपुर की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की पहचान यहाँ का खाना है।
जहाँ तक रामपुर का सवाल है, रामपुर की रियासत बहुत नई, ये लगभग बच्चा है दिल्ली की तुलना में। रामपुर की रियासत जागीर इनाम में बख्शी गई थी उन लोगों को जिन्होंने वफादारी निभाई थी 1857 के गदर या आज़ादी की लड़ाई के पहले संग्राम में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो मुझे लगता है कि देखिए उसमें स्थिति ये हुई कि जब दिल्ली में उथल पुथल होती थी, 1857 का गदर कहिए या उसके पहले आप अहमद शाह अब्दाली का हमला कहिए, मराठों जाटों की लूटपाट कहिए, या उसके पहले चले जाइए नादिर शाह का कत्लेआम हो, जब जब दिल्ली में कोई गड़बड़ होती थी, दिल्ली से लोग जान बचाने को, पनाह लेने को इधर उधर चले जाते थे। उनमें रामपुर की रियासत जब से आई तो पनाह के लिए बहुत सही जगह थी। वहाँ आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंचता था, वहाँ म्यूज़िक जानने वाले संगीतकार पहुंचते थे, नर्तक पहुंचते थे, चित्रकार पहुंचते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स पहुंचते थे और बावर्ची भी पहुंचते थे। तो जो रामपुर की रियासत है उसका पूर्वी छोर छूता है अवध को, लखनऊी तहज़ीब की ज़मीन को, सरजमी को, और उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो दिल्ली की तरफ लगता है। तो एक तरह से रामपुर के खाने में दोनों असर हमको देखने को मिलते हैं, कुछ दिल्ली का असर और कुछ अवध और लखनऊ का असर। और इन दोनों मशहूर शहरों के संगम से बहती धरोहर को आज भी जिंदा रखा है रामपुर के शाही परिवार ने। खाना रामपुर के कल्चर का बहुत अहम हिस्सा था, एक परंपरा थी, एक उत्सव सा हुआ करता था। हर रोज हम बेहतरीन किस्म का खाना बनाते थे, उसे बनाने का ढंग भी बहुत खास हुआ करता था और उसे पेश करने का भी। खाने का स्वाद तो लाजवाब होता ही था क्योंकि हर चीज के लिए एक अलग खानसामा हुआ करता था। हमें याद है हमारी दादी बताया करती थी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स रामपुर से खानसामों को बुलाते थे, तो एक पूरी बटालियन कुक्स की वहां जाती थी। जिस तरह वो लोग खाना बनाते थे, उसकी तैयारी जो वो करते थे वो भी काफी आलीशान और महंगी होती थी, तो काफी लोग उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। तड़का वो लोग सोने के सिक्कों का लगाते थे और चांदी के वर्क का। और एक खास बात हमें याद आती है, ये भी दादी ही बताया करती थी कि एक कमल का पुलाव हुआ करता था जहाँ एक एक चावल के दाने को कार्व किया जाता था एक कमल के फूल जैसा। रामपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के खानसामों से बड़ा फनकार आपको किसी और राजा या नवाब की रसोइयों में नहीं मिलेगा, चाहे वो कोरमा हो, कबाब या सालन। यहाँ के रसोइये उस्ताद हैं मुगलिया खाने के। हमारे यहाँ कोई 70-80 खानसामे थे जो स्पेशलिस्ट थे। चावल, गेहूं, मटन, कबाब, रोटी, सभी चीजें स्पेशलाइज्ड होती थी। कुक्स को कई जगहों से ट्रेनिंग मिली थी, लखनऊ, दिल्ली, रामपुर, हर जगह से। यूरोप का खाना सीखने के लिए उन्हें फ्रांस भेजा गया था, इसलिए यूरोपियन खाना भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा बनता था, खासकर फ्रेंच। इसके अलावा इंडियन खाना तो था ही। रामपुर के खानसामों के हाथ में जो जादू है उसका असली राज है इनके मसाले और गोश्त मैरिनेट करने का तरीका। हमारे दादा के टाइम तक जहाँ पे भी वो जाते थे उनका खानसामा साथ में जाता था, क्योंकि आदत थी उन्हें अपने स्वाद की। और फिर हर जगह खाने की सही सामग्री नहीं मिलती तो उसे भी साथ लेके जाते थे। यही नहीं, उनके पतीले भी साथ जाते थे। इस बात के वो बहुत पर्टिकुलर थे क्योंकि उनका मानना था कि पतीले के वजन पर ही खाने का स्वाद निर्भर करता है। आजकल तो हम किसी भी पतीले में पका लेते हैं, पर वो लोग इसके बहुत पाबंद थे। और रामपुर के ये खानसामे अपनी जादुई रेसिपीज की हिफाजत अली बाबा के खजाने की तरह किया करते थे। इन खानसामों की एक बात बहुत बुरी थी, ये अपनी रेसिपीज किसी को नहीं सिखाते थे, तो काफी रेसिपीज का अंत उनके साथ ही हो गया। और अगर हमें कोई रेसिपी सिखा भी देते थे तो कुछ ना कुछ जरूर छुपा लेते थे। फिर हमें कहा जाता था कि हम उतना अच्छा खाना नहीं पकाते, उनके जैसा नहीं पकाते, पर रेसिपीज नहीं सिखाते थे वो। हर साल ईद के रोज रामपुर का शाही परिवार
उसी पुराने अंदाज और बारीकी से फुर्सत का खाना बनवाता है, कुछ गिने चुने खानसामों से, जो रामपुरी खाने के इतिहास का आखिरी अध्याय है। कला, संगीत और अच्छे खाने को बढ़ावा देने का शौक रामपुर के शाही परिवार को विरासत में मिला है। आज क्योंकि ईद है, हमने कुछ पुरानी रामपुरी डिशेस बनाई हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, जैसे कि मटन स्ट्यू है, स्टू नहीं, रान कबाब है, फिश मुसल्लम है जो मछली का मुसल्लम है और काफ़ी पसंद किया जाता है। वेजिटेरियन में सफ़ेद माश की दाल बनी है, ये एक पुरानी रामपुरी दाल है। मीठे में रसावल बना है और सेवइयाँ तो बनी ही हैं जिनके बगैर ईद हो ही नहीं सकती। एक झलक मिलेगी कि पुराने दिनों में किस तरह खाना बनाया जाता था और हमने इस रिवायत को किस तरह जिंदा रखा है, उसकी बनावट में, खुशबू में और उसके लाजवाब स्वाद में। रामपुरी खाने के बघार में गोश्त और कबाब का ऐसा जलसा नजर आता है कि एक बार को तो आप भी बौखला जाएंगे इसे देख के। बहुत किस्म के कबाब थे, सीख कबाब, नरगिसी सीख, कोफ्ते, रान कबाब, कोई 100 किस्म के कबाब। और फिर कीमा था, फिले पार्चा, मतलब कबाब के स्लाइसेस। और कबाब्स के साथ साथ कई करी बेस्ड डिश भी यहाँ काफी मशहूर हैं। कई तरह के कोरमे, रतन कोरमा, रिस्कलिया और कई तरीके मीट बनाने के, यखनी में मिर्च डाल के और ड्राई फ्रूट के साथ कई तरह के पकवान बनते थे। इस करी बेस्ड कुकिंग की शुरुआत आज से 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। और जहां तक बात रही रामपुर के नवाब और बेगमों की, तो ये शुरू से ही गोश्तखोर थे। हाँ, अगर किसी चीज में हमारी खासियत नहीं थी तो वो था वेजिटेरियन खाना। आलू के कतलिए के अलावा सिर्फ माश की दाल याद है मुझे, और कुछ नहीं। उतना वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, हर चीज में मीट था, यहाँ तक कि दाल के साथ भी, दाल गोश्त और चने की दाल गोश्त। तो ज्यादातर हमारे खाने में मीट होता ही था। रामपुर के खाने के इस बेशुमार खजाने में कई ऐसी डिशेस हैं जो आपको दुनिया में कहीं ना मिलेंगी। 2 एकदम खास पकवान में से एक है गुलज्जी, जो खीर है। खीर तो वैसे हर जगह ही बनती है, पर इसे अलग तरह से बनाया जाता है, असली घी में, अलग तरह से। और दूसरा है रसावल, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। मुगलिया खाने के ये शौक और किस्से उस दिए की तरह हैं जिसकी लौ तो अभी बरकरार है, मगर बाती का तेल खत्म हो चुका है। बस ये इमारतें और खाना हमें याद दिलाते हैं एक भूले बिसरे अतीत की, जब इस सड़क पे एक नहर बहा करती थी और चांद की रोशनी उसमें ऐसी घुलती थी कि मानो एक सोनार की भट्टी से चांदी पिघल के किसी सांचे में बह रही है। और यहाँ मिलने वाले खाने की बात करें तो चाट का चटोरापन याद दिलाता है उस शाही हकीम की जिसने हमारे खाने को एक नया वजूद दिया। पुराने किले के खंडहर मुहर लगाते हैं इंद्रप्रस्थ के इतिहास पे। गोश्त के रोगन और जलेबी की चाशनी से रिश्ती हैं कहानियां दिल्ली में आए व्यापारियों और लुटेरों की। रोटी के खमीर के साथ उठता है मुगल साम्राज्य का रुतबा। सिगरी की मध्यम आंच और निजामुद्दीन के नूर में जगमगाती हैं दुआएं उन भूखे लोगों की
जिन्हें यहाँ खाना मिलता था। ये थी दास्तां दिल्ली और रामपुर के मुगलिया खाने की।